हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के जीवन की मौलिक इकाई पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि कोशिका किससे बनी होती है, मतलब कोशिका किन किन चीजों से मिलके बनी होती है, और कोशिका का संरचनात्मक संगठन यानी जो जिससे मिलके बनी है उसकी संरचना कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कोशिका किन चीजों से मिलके बनी हुई होती है और जिससे मिलके बनी होती है उसका रंग रूप कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। हमने अपने अगले पार्ट में कोशिकांग के बारे में तो पढ़ लिया है, अभी मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और कोशिका कैसे गठित संगठित होती यानी कैसे व्यवस्थित होती हैं। तो आइए हम लोग देखें कि कोशिकांग क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की क्या है, कोशिका है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे अंग पाए जा रहे हैं। इन्हीं अंगों को क्या कहा जाता है? कोशिका अंग कहा जाता है या फिर कोशिकांग कहा जाता है। आप लोग को कोशिकांग क्लियर हो गया होगा कि कोशिकांग किसे कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि कोशिका संगठित कैसी होती है, यानी एक कोशिका के साथ दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, फिर उसके बाद और कोशिका कैसे व्यवस्थित होती हैं, तो उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। कोशिका में जो विशिष्ट घटक पाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, और वो 3 गुण क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली होगी, केंद्रक होगा और कोशिका द्रव होगा। इसे भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिए हमने अभी बताया यदि हम किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो मुख्यतः उसमें 3 गुण समानता सभी कोशिका में देखने को मिलेगा। पहले कहा जा रहा है आपको कोशिका झिल्ली या फिर क्या मिलेगा? प्लाज्मा झिल्ली मिलेगा, जो कोशिका को क्या किए रहती है? घेरे रहती है। ये जो आपको यहाँ पे देखिए प्लाज्मा झिल्ली, ये देखिए ये क्या की हुई? पूरी कोशिका को सराउंड की हुई यानी बांधे हुई। इससे बाहर कोशिका जो रहता है इसके कोशिकांग इस झिल्ली के बाहर नहीं जा पाएंगे। कुछ गिने चुने पदार्थ जो हैं इस झिल्ली के माध्यम से कोशिका में आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा? प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलेगा, ये गोल सा केंद्रक मिलेगा, और आपका ये पूरा क्या है? एक तरल है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो मुख्यतः हमने क्या देख लिया? प्लाज्मा झिल्ली देख लिया, केंद्रक देख लिया, और हमने कोशिका द्रव्य को भी देख लिया। अब इसी तरीके से जब हम पेड़ पौधे की कोशिका देखेंगे तो उसमें भी ये तीनों चीज तो पाई जाएंगी, साथ में उनमें कोशिका भित्ति भी देखने को मिल जाती है। अब देखिए अगर हम किसी पेड़ पौधे की कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ये आपका देखिए यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगा, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और उसमें देखिए केंद्रक हमको देखने को मिल जा रहा है, और ये कोशिका द्रव्य आपको पूरा देखने को मिल जा रहा है जो तरल के रूप में रहता है। तो हम सूक्ष्मदर्शी से जब भी किसी कोशिका को देखेंगे तो 3 चीज हमको जरूर ही दिखाई देंगी। वो तीनों चीज क्या है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। कहा जा रहा है
ये जो 3 गुण हमें सभी कोशिकाओं में देखने को मिल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव, तो जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम कोशिका के अंदर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? केंद्रक के कारण हो रहा है, प्लाज्मा झिल्ली के कारण हो रहा है और कोशिका द्रव के कारण हो रहा है। ये काम कैसे कर रहे हैं? तो आइए इसे हम लोग आगे देखते हैं। तो हमें देखना है कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये सेल के क्रियाकलाप में, यानी सेल के जो काम करने की क्षमता, जो काम सेल करता है उसमें कैसे अपना रोल अदा करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम पहले किसके बारे में देखेंगे? प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कहा जा रहा है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये क्या है? कोशिका की सबसे बाहर वाली परत है जो कोशिका के घटकों को, यानी कोशिकांगों को बाहरी पर्यावरण से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। अभी हम इसे डायग्राम से, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा है प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ये कुछ ही पदार्थों को, जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी हैं उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, और जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी नहीं है, कोशिका के लिए हानिकारक है, उसे कोशिका से बाहर कर देती है। कौन करती है? ये प्लाज्मा झिल्ली करती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, यानी जो पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी नहीं है वो क्या कर देता है? प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर नहीं जाने देता है। जैसे जब हम लोग नहाते हैं तो हम लोग नहाते, हमारी पूरी बॉडी भीग जाती है, हमारा पूरा शरीर भीग जाता है, लेकिन हमारा जो शरीर है पानी को नहीं सोखता है। क्यों नहीं सोखता है? क्योंकि इतना पानी अगर सोखने लगेगा तो हमारे शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमको दिक्कत होगा। तो ये सब काम कोशिका के अंदर कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा झिल्ली। अगर हम किसी तेल को मालिश करते हैं, जो हमें कभी दर्द होता है, हम किसी तेल को मालिश करते हैं तो हमारी जो चमड़ी है, जो स्किन है, तुरंत क्या करता है? सोख लेता है या फिर टाइम लेता है। तो क्यों सोख लेता है? वो कोशिका के लिए जरूरी होता है तो सोख लेता है। तो इसी तरीके से क्या हो गया है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होगी। जो एक प्लाज्मा झिल्ली है इसे और क्या कहा जाता है? वर्णात्मक, यानी ये वर्ण करता है कि किसे अंदर जाना है, किसे बाहर जाना है, इसका चयन करता है, सिलेक्शन करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इससे हम पूरा जो आपको समझाए हैं इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए हम प्लाज्मा झिल्ली को इस फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो कोशिका के अंदर ये घटक पाए जा रहे हैं उन्हें बाहरी पर्यावरण से अलग करने का काम कौन कर रहा है? ये प्लाज्मा झिल्ली कर रहा है। और फिर बताया गया है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली है कुछ पदार्थों को ही अंदर आने देती है और बाहर निकलने देती है। तो कहने का मतलब जिन पदार्थों की शरीर में जरूरी होती है, यानी त्वचा को जरूरी होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली निर्णय लेता है, डिसाइड करता है कि किसे अंदर जाने देना है, किसे नहीं जाने देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको कोई तेल, जैसे किसी को दर्द होता है, कोई दर्द वाला तेल लगाता है तो उसे क्या करता है? स्किन हमारा, त्वचा हमारा सोख लेता है और उसे अंदर ले जाता है। तो ये अंदर ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये प्लाज्मा झिल्ली कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी चमड़ी पे पानी गिराएं तो पानी को नहीं सोखेगा, यानी ये क्या करता है? निर्णय ले रहा है कि किसे जाना है, किसे नहीं जाना, वर्ण कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? प्लाज्मा झिल्ली कर रहा है। तो समझ में यहाँ तक आ गया है? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? इसमें देखिए अब तो हम लोग यहाँ तक तो समझ लिए कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है,
ये जो वर्णात्मक पारगम झिल्ली है कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने देता है। तो लेकिन कोशिका में जो पदार्थ हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पदार्थ जो है कोशिका से बाहर कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब ये विसरण प्रक्रिया क्या है इसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड ऐसे हैं जिसका डिफिनीशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारे में पहले विसरण आया है कि विसरण किसे कहते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर अभी हम लोग प्रासरण वर्ड का मतलब भी समझ लेंगे। किसी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता। विसरण की परिभाषा आप लोग को पता चल गया होगा कि विसरण प्रक्रिया क्या है। क्या होता है विसरण प्रक्रिया? किसी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ये प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया कहलाती है। अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, जब ये प्रासरण आएगा हम लोग प्रासरण की भी परिभाषा भी देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग को कंफर्म हो गया यानी क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, मूव करते हैं, कोशिका के आर पार आते जाते हैं। और विसरण प्रक्रिया क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना किसी पदार्थ का विसरण प्रक्रिया कहलाता है। विसरण प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग को भूल जाता है, इसलिए मैं आपको फिर से बता दी। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने भी देखिए आप लोग को क्लियर कर दिया है कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। इतना अच्छे से ये डिफिनीशन तो नहीं बताया है, लेकिन हम लोग डिफिनीशन को समझ लिए अच्छे से। कहा जा रहा है कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक है, कहा जा रहा है इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे कोशिकाओं के अंदर होती। हमारे जो शरीर है, शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसके अंदर भी ये विसरण की प्रक्रिया होती। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CO2 दिया गया है जो कोशिकीय अपशिष्ट है, यानी कोशिका के लिए एक हानिकारक पदार्थ है। कोशिका इसे अपने अंदर अगर रखेगा तो वो उसको हार्म होगा, उसको नुकसान होगा। और कहा जा रहा है CO2 कोशिका में एकत्र हो जाती है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो जो ये पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है, यहाँ पे जो हमारे शरीर के अंदर CO2 है उसकी तुलना में बाहर जो पर्यावरण है यहाँ की CO2 की मात्रा कम हो जाती है। और विसरण की प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर से CO2 बाहर आ जाता है। उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड इन्वॉल्व होता है, अभी आपको आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। कहा जा रहा है अभी हमने बताया जैसे कोशिका होती है, जब कोशिका में CO2 की मात्रा एकत्र हो जाती है, वहां ज्यादा हो जाती है, और कोशिका के बाहर क्या रहता है, हमारे शरीर में खून रहता है, ब्लड रहता है। तो कोशिका से CO2 निकल के खून में चला जाएगा, रक्त में चला जाता है। और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चला जाता है। यानी जब CO2 कोशिका से बाहर निकलता है, कोशिका से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड में जाता है, रक्त में जाता है।
तो अगर उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन रहता है कोशिका में कम हो जाता है तो उसी रक्त से, उसी ब्लड से क्या होता है, ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है, कोशिका के अंदर चला जाता है। तो इससे हमको क्या कंफर्म हुआ, इससे हमको ये पता चला कि विसरण जो है कोशिका में जो गैसों का आदान प्रदान है वो क्या कर रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विसरण द्वारा जो हमारे पर्यावरण से हमारे कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, शरीर के कोशिका के बाहर जो ब्लड है, जो भी चीज है वो क्या है, सेल का पर्यावरण होता है। उसके अंदर और बाहर पदार्थों को आने जाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विसरण निभा रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। कहा जा रहा है हमारे शरीर में जो जल के अणु होते हैं उनकी जो गति होती है वो भी कैसा, किसके अनुसार गति करते हैं, विसरण के नियम के अनुसार गति करते हैं। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जो अभी हमने आपको प्लाज्मा झिल्ली दिखाया यानी कोशिका झिल्ली दिखाया, उसे जब उससे जल के अणु आर पार होने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। अभी मैं आपको परासरण का डेफिनेशन बता दूंगी, इसकी परिभाषा क्या है, परासरण किसे कहते हैं अभी बता देंगे आपको। अब इसमें बताया जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होते हैं। तो इससे भी अभी जब आप विसरण की परिभाषा देखेंगे तो इससे ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, यानी जहाँ पे जल की मात्रा अधिक रहेगी वहां से जहाँ पे जल की मात्रा कम रहेगी वहां पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं उनकी मात्रा के आधार पे, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे परासरण में क्या होता है, जहाँ पे जल अधिक रहता है वहां से कम की ओर जाता है, जहाँ पे पानी कम रहता है। अब यहाँ पे देखिए परासरण का परिभाषा क्या है। जल अथवा विलायक यानी जिसमें कोई चीज घुला हो उसके अणु का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। इसमें देखिए बताया जा रहा है जल के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। आप लोग को परासरण की डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। बताया जा रहा है यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ जो जल के अणु है उसकी मात्रा बराबर ना हो जाए, तब तक ये परासरण की प्रक्रिया चलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए यहाँ तक ही। आगे हम लोग कल देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। एक एक लाइन अच्छे से क्लियर करूंगी। आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।